जय हिंद दोस्तों, जीएसबी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसमें संविधान के भाग 15 में जिक्र किया गया। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल के भी चुनाव कराए जाते हैं और इसमें राज्य के। ठीक है, तो राज्य का अलग निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य का चुनाव कराता है और प्लस पंचायती राज्य के चुनाव कराता है। ठीक है, तो यूपी में पंचायती राज चुनाव हो रहा है तो ये क्या है, राज्य आयोग कराएगा। ठीक है, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल से संबंधित चुनाव कराता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं संवैधानिक अगर जिक्र करें तो भाग 15 में, किसमें, भाग 15 से लेकर के इसमें क्या है, आर्टिकल की अगर जिक्र किया जाए तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक है। ठीक है, जिसमें 324 में स्पेशल तौर से क्या कहा गया कि एक निर्वाचन होगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और इसकी व्यवस्था की गई है किसमें, आर्टिकल 324 में। और यह क्या है, एक अस्थाई और स्वतंत्र निकाय है, यानी कि यह क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों को निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करता है। यही यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछता है कि निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगी। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए तैयार करता है। इसके अलावा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे होती है। ठीक है, और 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसमें इसके बाद 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, इन सब की यानी कि समय समय पर राष्ट्रपति नियत तय करते रहते हैं, यहाँ पे इसका प्रावधान करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत की राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें, पदावधि, यह एक अधिनियम है 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके, राष्ट्रपति द्वारा एक चयनित समिति के सिफारिश पर की जाएगी। ठीक है, और उस जो समिति होगी उसमें कौन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री उसमें अध्यक्ष होंगे और दूसरे स्थान पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पे लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य और लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता, न होने पर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इस संदर्भ में विपक्ष का नेता माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विपक्ष का नेता यदि नहीं है तो इन सभी विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका यहाँ पे क्या है, सर्वोच्च नेता उसका विपक्ष का माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 15 अक्टूबर 1989, 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, यानी कि इसमें केवल मात्र एक सदस्य थे। ठीक है, लेकिन जिसमें क्या है, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता था, यानी कि इसमें क्या है, केवल एक ही होता था, कब, यहाँ पे 89 तक। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में दो अन्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने लगी। ठीक है, तो यानी अब मिलाकर के कुल कितने लोग हो गए, एक मुख्य हो गया और दो अन्य हो गए, तो कुल मिलाकर के 3 हो गए। ठीक है, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से ये आयोग 3 सदस्यीय होने लगा। ठीक है, कब से, 1993 से। 1 अक्टूबर 1993 से इनकी बार बार नियुक्ति होती रहती है और ये 3 सदस्यीय यहाँ पे संस्था बन गई। ठीक है, बहुसदस्यीय संस्था निर्वाचन आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग सलाहकार पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्यरत हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 लोग वर्तमान में भी बने हैं। ठीक है, जिनके पास समान शक्तियां हैं।
इन तीनों लोगों के पास क्या है, समान शक्तियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही इनके वेतन और भत्ते। इनके वेतन और भत्ते दूसरे अनुलाभ के समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका वेतन और भत्ता कैसा होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के समान ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इनका कार्यकाल जो हो जाएगा, ये 6 वर्ष हो जाएगा या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा, इनकी यहाँ पे कार्य क्या है, पदमुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 324(5) के यहाँ पे परंतु के अनुसार मुख्य यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। ठीक है, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्य क्षेत्र के यहाँ पे राज्यपाल प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। ठीक है, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधित विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के प्रावधान किया गया। ठीक है, और भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, किसके द्वारा, वैधानिक अधिकार है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों अनुच्छेद 243 के 243 जेड ए के तहत कराया जाता है। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करना होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत में परिसीमन आयोग के गठन अब तक 4 बार संसदीय विधियों के तहत किया गया है। वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग का अधिनियम 1952 के तहत, वर्ष 1963 में परिसीमन आयोग की अधिनियम 1962 के तहत, वर्ष 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत, 4 वर्ष यानी कि 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत, और 2002 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति, इसमें क्या हो जाएंगे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। ठीक है, और परिसीमन 2002 परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, जिसे मूलतः जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मार्च 2021 में परिसीमन आयोग की कार्य विधि 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया, और इस आयोग के परिसीमन आदेश को यहाँ पे मई 2022 में अधिसूचित किया गया। और इस प्रकार तकनीकी रूप से अब तक कुल मिलाकर के 5 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक कुल मिलाकर के कितने परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है, तो 5 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, 2022 के आयोग सहित, परंतु यहाँ पे परिसीमन अधिनियमों के आधार पर इनकी संख्या 4 है। ठीक है, दिसंबर 2022 में निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 क के तहत प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन था? सुकुमार सेन थे। जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमा देवी हैं। ठीक है, कौन है? बी.एस. रमा देवी हैं। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक
और इससे संबंधित अब आइए एमसीक्यू पीवाईक्यू देखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस पीवाईक्यू के आए हैं, उनको आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी 324 के अंतर्गत। ठीक है, डिटेल भी देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324। ठीक है, इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तीसरे नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। ठीक है, इसमें दे रहा है यहाँ पे सही कथन का चयन करना है चुनाव आयोग के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है। तो ये भी गलत है, 93 से लागू। ठीक है, संविधान के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री या फिर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। तो ये कथन करेक्ट है। बाकी राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले विद्यमान है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिटेल्स यहाँ पे क्या क्या इसमें है। सॉरी, 65 वर्ष दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, लेकिन ऑप्शन में दिया था 52। ठीक है, 15 अक्टूबर 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम चुनाव आयोग 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर रहे। ठीक है, 1 अक्टूबर 1993 को पुनः चुनाव आयोग 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से यह आयोग 3 सदस्य यानी कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं उनका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बी और डी कथन सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के सदस्यों, अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में क्रमशः राष्ट्रपति, राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेते हैं। ठीक है, और ऐसी राय के अनुसार कार्य करते हैं। अतः संदर्भ चुनाव आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। ठीक है, तो सी कथन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति के मामले में निर्णय यहाँ पे विधि आयोग द्वारा की जाती है। तो गलत है। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनकी पद से हटाया नहीं जा सकता। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तो पहले ही हम लोग गलत देख चुके थे, यही सही नहीं है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की समान शक्तियां हैं, सही है। चुनाव आयुक्त
कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, केवल ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स। वर्तमान में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जिनके पास समान शक्तियां हैं। इनके वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ समान है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पे न्यायाधीश समतुल्य होते हैं और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले हो होता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 324, संविधान के अनुच्छेद 324(5) परंतुकों के तहत, ठीक है, किसके परंतुकों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। ठीक है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं तथा किसी अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, किसी अन्य चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तथापि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की शक्तियां समान होने के कारण उनके बीच किसी मामले मतभेद होने पर मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, एक कथन सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों कथन क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं 6 नंबर। इसमें 4 ऑप्शन से दे रहे हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत के संदर्भ में बताना। ठीक है, चारों ऑप्शनों को आपको दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन असमानता है। यहाँ पे पहला ही ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समान है, राइट। मुख्य चुनाव आयुक्त सही वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों के पद से नहीं हटाया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और चुनाव आयुक्त एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो ये करेक्ट है, राइट। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष, तो यहाँ पे कथन गलत है, 6 वर्ष, 62 के स्थान पे 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कथन 2 और 3 करेक्ट हैं, बाकी 4 भी इसमें गलत है और 1 भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिटेल्स में, ध्यान दीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान है और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद के 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं। जो भी पहले हो मुख्य चुनाव आयुक्त उसी रीत से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करिए। ठीक है, सही कथन की चयन करना है और यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 विकल्प 3 कथन से दिए गए हैं। देखते हैं इसमें कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। और भारत के निर्वाचन आयोग का निर्वाचन का कार्यकाल की बात कर रहा है 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो ये भी करेक्ट है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित 100 हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 कथन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, वर्तमान में इसमें क्या दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यहाँ पे पॉइंट सही है, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है। ठीक है, उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर। यहाँ पे
क्योंकि निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित और हस्ताक्षरित लेख से अपना पद त्याग सकता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था? निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त को त्याग पत्र नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रपति को स्व हस्ताक्षरित देता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका नियुक्ति पदाधिकारी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदावधि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पदावधि की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, यहाँ पे पद समकक्ष होता है किसके? मुख्य न्यायाधीश के, राज्यपाल के, सभा के, लोकसभा अध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के। देखिए मुख्य के नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, मुख्य के नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें से कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स में, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, सेवा शर्तें, नियम 1952। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों की समान वेतन और भत्ते प्रदान की जाती है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं। संविधान के अनुच्छेद 324, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से जिन आधारों पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है। सेम वही क्रम यहाँ पे हटाने का है, राइट। अब वरीयता क्रम की दृष्टि से अगर देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थान 9वां है, ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर आते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम 6ठा है, और राज्यों के राज्यपाल 4थे स्थान पे हैं, और राज्य विधानसभा अध्यक्ष 14वें स्थान पे हैं। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में कोई भी इसमें सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, बताना है कि इसमें से क्या सही निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कथन और कारण। संसद राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां यहाँ पे स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई है, तो ये कथन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने, ठीक है, पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास। ये भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसमें? स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और विधानमंडलों के निर्वाचन निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है, राइट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय, क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है। किसको है? हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों, ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकता है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि क्या है? आर सत्य है। इसमें कथन और यहाँ पे क्या है? कथन की व्याख्या लेकिन नहीं कर रहा है, राइट। चलिए इसमें देख लेते हैं, और भी यहाँ पे दिया गया है पॉइंट में क्या है। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों को शामिल करने के कारण, इसलिए आर गलत है। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर गलत से तात्पर्य किस क्वेश्चन से? इसमें प्रश्न संख्या इसमें दी गई है 10 नंबर, ठीक है, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पे इसमें दिया गया है, डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें यहाँ पे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पदच्युत किया जा सकता है, कैसे? उन्हें पद से हटाया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है कैसे? जैसे यहाँ पे क्या है,
तो चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है, कैसे? तो यह यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 13 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 नंबर भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? तो यहाँ पे संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, तो यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, तो ये भी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी राज्य के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये कथन गलत है। और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण निर्देश निमंत्रण किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं 1 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 4 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसका इस प्रश्न का डिटेल से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 324, संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण एक आयोग निहित होगा। ठीक है, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए यहाँ पे उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 356(5) के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो। ठीक है, और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा की आम निर्वाचन समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। यह यहाँ पे सही नहीं है। बाकी इसमें क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों ये कथन सही हो जाएगा। मतदाता सूची भी तैयार करता है, संसद का प्रत्येक राज्य का विधानमंडल चुनाव का संचालन भी करना होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव का संचालन, ये तीनों कार्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन विधानमंडलों के चुनाव की उचित प्रावधान करना ये सही नहीं है। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, इसमें निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्थानीय निकायों का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थानीय निकायों का क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, यहाँ पे स्थानीय निकायों का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, संसद, विधानमंडलों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, जबकि 243 जेड ए के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं का, यानी कि स्थानीय निकाय हो गए, ये चुनाव संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये सभी किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति पदों के निर्वाचन कराना। तो कथन गलत है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं? यहाँ पे क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं, नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, तो ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पे ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, भारत का निर्वाचन नहीं कराता। ठीक है, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना, तो ये भी नहीं करता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में देखते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 324, इसके तहत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचन संबंधी सदन द्वारा उस सदन के सदस्यों सहित
यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 243 जेड क के तहत यहाँ पे संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो निर्वाचन से उत्पन्न से चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं। ठीक है, 18 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन कृत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा की सभापति पदों के लिए निर्वाचन कराना। ठीक है, तो यहाँ पे करवाना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिकाओं और नगर निगमों की निर्वाचन करवाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय करना। तो ये निर्णय नहीं करता, यहाँ तो तीनों गलत हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कौन सा सही है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है, तो ये भी गलत है, 3 सदस्यीय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों का चुनाव का कार्यक्रम तय करता है, तो ये कथन गलत है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटाता है, तो ये भी क्या है, कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन इसमें भी गलत है। अब आइए देखते हैं डिटेल से आंसर। सॉरी, इसमें 3 में यहाँ पे करेक्ट को मान रहा है। 3 देखिए, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णयन, तो यहाँ पे क्या करता है, निर्णयन भारत निर्वाचक आयोग ही करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डिटेल्स में यहाँ पे क्या कह रहा है। अब आइए देखते हैं, केवल कह रहा है 3। ठीक है, तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है, तो यहाँ पे कह रहा था प्रश्न में 5 सदस्यीय, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद राज्य विधायिका चुनाव के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, और इस प्रकार आम चुनाव उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। ठीक है, निर्वाचन आयोग निर्वाचक यहाँ पे निर्वाचन प्रतीक आदेश 1868 तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन का विलय से संबंधित विवाद का निपटाता है। राइट, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा विधान परिषद के लिए यहाँ पे संबंधित राज्य के राज्य क्षेत्रों का राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। ठीक है, और इसके बाद निर्वाचन तिथि आदि विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग से संबंधित ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है, और यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, और ये आईएएस का क्वेश्चन है। सॉरी, देखते हैं यहाँ पे, इसमें भारत में निर्वाचन के प्रक्रम के आरंभ में, ठीक है, क्वेश्चन को एक ही डिस्प्ले पे रखना चाह रहा था। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, यही यहाँ पे निर्वाचन आयोग के बारे में बताना। ठीक है, सरकार द्वारा निर्वाचन सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिसूचना जारी किया जाना, तो ये कथन गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश केंद्र में गृह मंत्रालय तथा द्वारा और राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन अधिसूचना जारी किया जाना, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, तो ये क्या कथन सत्य है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा ये यहाँ पे जारी किया जाता है, तो ये करेक्ट है। बाकी तब यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा, निर्वाचन सिफारिश अधिसूचना जारी करना, ये दोनों कार्य का निर्वाचन आयोग द्वारा, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल सी सही है। अब देखते हैं 22 नंबर में, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, राइट, इसमें क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और इसके अनुसार आइए देखते हैं, इसमें और भी ऑप्शन है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हैं, संक्रमणी मत है और वयस्क
अनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 और 2 सही हो जाएगा। और इसका डिटेल्स में अगर जिक्र करें तो भारत में निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 23 नंबर में क्या, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी निर्वाचन आयोग परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचन आयोग की परामर्श से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिटेल से। संविधान की अनुच्छेद 102, संविधान की अनुच्छेद 102 की खंड 1 के तहत संसद के सदनों के का सदस्य चुने जाने सदस्य होने के लिए निरर्ताओं का उल्लेख है और इनके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधित विवादों का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है और दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्हरताओं संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति और अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। 24 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। ठीक है, बी ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से। 25 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय दोनों से पूर्व निम्नलिखित में किसी का राय लेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, 103 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचक आयोग से, और इसके अलावा 2 ऑप्शन इसमें ध्यान दीजिएगा दिया गया है, उच्चतम न्यायालय और महान न्यायवादी। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से ये राय लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 26 नंबर। यदि यहाँ पे किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त जमानत राशि रखनी पड़ती है। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त जमानत राशि रखनी पड़ती है यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो यह राशि खो बैठता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में ध्यान दीजिएगा, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया, तो ये हो जाएगा संसद द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। ठीक है, और संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई तो वह सजा के दौरान उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8 के तहत, ठीक है, वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर 6 वर्षों की अवधि हेतु, कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता या चुनाव लड़ने की अयोग्य हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में ध्यान दीजिएगा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन, अभिकथन में ध्यान दीजिएगा, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनमें क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है। सॉरी, एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे दिया गया था आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जब यहाँ पे आर गलत है। ठीक है, तो आर गलत है, ए सत्य है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों उम्मीदवार के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों को एक दस्तावेज है, उनके आचरण व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों सहमति से विकसित किया जाता है और उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधित प्रेस की विज्ञप्ति जारी होने के समय लागू होता है तथा चुनाव पूरे होने पर प्रभावी रहता है। भारत संघ बनाम हरबंश सिंह जलाल व अन्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें ए सत्य है, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसके पास है, तो यह हो जाएगा विधिक अधिकार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, विधिक अधिकार है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल्स। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 79 डी निर्वाचन आधार अधिकार यानी इलेक्टरल राइट को परिभाषित किया गया है, और जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने, न होने, उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने, न लेने, चुनाव में मतदान करने से यहाँ पे विरत रहने अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देवी घोषाल अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 62 मताधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे वर्णन जो किया गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मताधिकार को यहाँ पे विधिक वैधानिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, और भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, क्या है, विधिक और वैधानिक, इस पे प्रश्न आया है, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसके पास है, तो विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, भारत में मत देने, ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके तहत भारत मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है, चूंकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अतः एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने उत्तर कुंजिक में ये मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था। ठीक है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल को राइट माना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद क्या है, 324 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सका है। ठीक है, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। नवयुवकों, ठीक है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, कब, 1989 में। कब प्रयोग किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1989 में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल से 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु सॉरी को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया और 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 नौवीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। इसके बाद देखते हैं इसमें केंद्र और
राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान, ठीक है। 33 नंबर, केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। 61वीं संविधान संशोधन 89 के तहत, ठीक है, 89 के तहत। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें 34 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो यह हो जाएगा 61वीं संविधान संशोधन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 35 नंबर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह हो जाएगा मतदाताओं की आयु घटाए जाने से, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, भारत संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 326, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 28 मार्च 89 से यह आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। क्या कर दी गई? 18 वर्ष इसे कर दिया गया। और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवार्य चित्त विकृत अपराध या भ्रष्ट अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं कर दिया जाता, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदान के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 326, ठीक है। इसका डिटेल हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, पार्लियामेंट द्वारा 89 में, ठीक है, 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें डिटेल, यहाँ पे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये संशोधन 28 मार्च 1989 से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। 39 नंबर देखते हैं, मार्च 2024 किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 85 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 1 मार्च 2024, ठीक है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 और के नियम 227 ए संशोधन कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र अर्थात घर से मतदान करने की पात्रता आयु को 80 वर्ष से घटा करके क्या है? 85 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और लोकसभा की 2024 की आम चुनाव में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 40% तक मानक दिव्यांग वाले लोगों के लिए घर से डाक मतपत्र प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई, ठीक है। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन से, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में से इसमें कौन सा कथन करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की बात कर रहा है, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं, वह वयस्क मताधिकार के आधार होंगे, तो करेक्ट है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल यहाँ पे केवल एक निर्वाचन सूची होगी, तो यहाँ पे दूसरा सत्य हो जाएगा। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे विकल्प डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसका डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 326 प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, और साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसे किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 नंबर में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता तो भारत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 83, 56, 172, 246, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या है 5 क्वेश्चन ऑप्शन पूछा जाता था और ये दोनों इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक इसमें सम्मिलित कर दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका डिटेल्स। भारत में यदि एक राज्य यानी एक राष्ट्र का चुनाव अगर हो रहा है, ठीक है, एक राज्य या एक राष्ट्र का एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा था। ठीक है, अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा कार्यकाल को समनुरूपन करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना घटाना होगा और लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी अनुरूप समायोजित करना होगा। और साथ ही व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे लोकसभा राज्य विधानसभाओं की समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते अतः ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 और संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि सहित कुछ अनुच्छेदों में संशोधनों की आवश्यकता होगी तथा कतिपय नए अनुच्छेद उपबंध जोड़ने होंगे। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 किया गया था। ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। ठीक है, किसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। ठीक है, 14 मार्च 2024 को। और इस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर देश में लोकसभा, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के उद्देश्य से संविधान 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र की विधियों विधेयक 2024 लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन से। 42 नंबर में ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा श्री तुषार मेहता हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं समकालीन चुनाव। समकालीन चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया और इस समिति के अन्य सदस्य अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री गुलाब नबी आजाद, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एनके सिंह, पूर्व अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव, हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, इनके अतिरिक्त केंद्रीय विधि न्याय राज्य मंत्री। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसमें स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल इस समिति के विशेष आमंत्रित तथा डॉक्टर नितिन चंद्र सचिव के रूप में शामिल थे। ठीक है, और इस यहाँ पे उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौंपी थी
अतः स्पष्ट है कि तुषार मेहता इस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे दिया गया कौन सा कथन करेक्ट है। ठीक है, निर्गम मत सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग इसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, निर्गम मत सर्वेक्षण, एक बात ध्यान दीजिएगा, यह सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के साथ किया जाता है। ठीक है, यानी कि निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं की उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो निर्गम मत सर्वेक्षण होता है, एग्जिट पोल, आप लोग देखते हैं जैसे चुनाव समाप्त होता है सभी मीडिया बंधु एग्जिट पोल लेकर के तैयार हो जाते हैं कि किसकी सरकार या किसके पक्ष में कितना सीट आया या वोट पड़े। ठीक है, जिससे मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाए कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग किया। जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। ठीक है, देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1,10,00,000 लगभग कितनी, तो ये हो जाएगा 714। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल से देखें तो वर्ष 2009, ठीक है, वर्ष 2009 लोकसभा आम चुनाव निर्वाचकों की कुल संख्या लगभग 714 मिलियन थी और वर्ष 2024 लोकसभा आम चुनाव में पंजीकृत निर्वाचकों की कुल संख्या 979.75 मिलियन थी और यह वर्ष 2019 में लोकसभा के आम चुनाव में पंजीकृत निर्वाचनों की कुल संख्या 911.95 मिलियन से 7.43% हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। यहाँ पे कोई नहीं है, आप डेली लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज है, ध्यान दीजिएगा, इसमें SC ST OBC आरक्षित सीट होती है। अब यहाँ पे एक कहीं से लगातार की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निर्वाचन प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोक सकता है। लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोक सकता है। 1991 में लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे लोग लड़ते हैं, लेकिन आइए देखते हैं इसमें डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना होगा जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही, इन ऑप्शनों में तो कोई सही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत संशोधन हुआ है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 91 में यहाँ पे 51 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में संशोधन किया गया। धारा 33 प्रावधानित किया गया कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव या साथ साथ कराए गए 2 या 2 से अधिक सीटों का उपचुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। पहली कंडीशन, इसलिए पहला गलत हो गया, यानी कि 2 ही सीट से चुनाव लड़ सकता है। कथन 2 भी गलत है, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 में लोकसभा चुनाव में केवल रोहतक से चुनाव लड़ा था, तो ये भी हट गया और वे पराजित भी हुए थे। जहां तक कथन 3 का प्रश्न है, तो यहाँ पे 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित आवश्यक किया गया था कि परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बना। 2004 में कहा था कि 2 से अधिक यदि आप सीटों पे लड़ते हैं, अगर हार जाते हैं तो आप उसका खर्चा उठाएंगे। ठीक है, तो इसको कहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई इसमें नियम कानून नहीं बना। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने इस प्रश्न को क्या है, मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 46 नंबर में यहाँ पे लंबा चौड़ा है, IAS 99 का प्रश्न है।
इसमें देखिए 4 कथन दिया गया। लोक प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996, इसको ध्यान दीजिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 एक क्या कह रहा है, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी, तो ये करेक्ट है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निषेध में निक्षेप में वृद्धि की गई, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो यह कथन गलत है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे कथन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें 1, 2, 4 करेक्ट है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, 1991 में संशोधन अधिनियम किया गया था, और इन संशोधन अधिनियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 96 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दिनेश गोस्वामी समिति, इसको ध्यान दीजिएगा, कि सिफारिशों के आधार पर था। जब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों की उप निर्वाचन में 2 अधिक क्षेत्रों से निर्वाचन नहीं लड़ सकता। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव यहाँ पे प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 47 नंबर में ध्यान दीजिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति ने, ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या की थी, कि लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं डिटेल्स में, दिनेश गोस्वामी 1990, ठीक है, दिनेश गोस्वामी 1990 संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए की भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियन सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे, निर्वाचन सुधारों से संबंधित, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का बात कर रहा था। ठीक है, किसकी बात कर रहा था, दिनेश गोस्वामी समिति, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों, 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। आप बताइए क्या यह कथन करेक्ट है। किसी निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आरक्षित करने का निर्णय तो परिसीमन ही लेता है, लेकिन यहाँ पे क्रम बदलते रहते हैं। ठीक है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। इसके लिए भी यहाँ पे कंडीशन है, तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए 1 और 3 तो गलत है। ठीक है, कथन सेकंड सही है। अब इसकी डिटेल से देख लेते हैं। 2008 इसमें जब परिसीमन हुआ था, अब तक कुल भारत में 5 बार परिसीमन हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान देते रहिएगा। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं, ये तो कंफर्म है। सीटों में 84 सीटें, 88 नहीं, एसटी के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 47 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, इसलिए पहला गलत हो गया। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत कौन करता है, संसद करती है। इसके अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन और उसे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं परिसीमन आयोग के संदर्भ में। ठीक है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये क्या करेक्ट है।
परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं डिटेल परिसीमन अधिनियम। परिसीमन अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना। यह आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभाओं की समक्ष रखे जाते हैं। ठीक है, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, इन्हें आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर में ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2023 भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं परिसीमन। यहाँ पे डिलिमिटेशन दिया गया है परिसीमन, इसका तात्पर्य होता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य संघीय क्षेत्र में स्थानों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया। इसमें इन सदनों में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों का इसमें निर्धारण भी शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें यहाँ पे भारत में परिसीमन प्रक्रिया, इसका डिटेल से देखते हैं। तो भारत में परिसीमन प्रक्रिया, अब यहाँ पे परिसीमन प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। ये संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले परिसीमन आयोग द्वारा निष्पादित की जाती है और भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन अब 4 बार किया गया है। वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 और यहाँ पे दूसरा नंबर वर्ष 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत और वर्ष 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत और वर्ष 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत और 2002 के परिसीमन आयोग, यहाँ पे अब तक लिखा है 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। हमने आपको बताया था 5 बार हुआ था, सॉरी, अब तक 4 बार हुआ। ठीक है, 1952, 63 और यहाँ पे 73 और 2002। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके बाद 5वां चर्चा में चल रहा था। ठीक है, 5वां अभी परिसीमन आयोग गठन करने की बात चल रही है लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 फरवरी 2008 राष्ट्रपति के आदेश के तहत स्थगित कर दिया गया था किसको, इसमें से 2002 के परिसीमन आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के द्वारा पूर्वोत्तर 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर का परिसीमन सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और 28 फरवरी 2020 को निरसित कर दिया गया और इसके बाद भारत सरकार परिसीमन अधिनियम 2002 धारा 3 उपयुक्त 4 राज्यों संघीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लिए पुनः परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार तकनीकी रूप से दिसंबर 2023 तक कुल मिलाकर के 5 परिसीमन हो गए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें ज्ञान था लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर डिटेल के माध्यम से अपना भी कॉन्फिडेंस हमने खो दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 बार परिसीमन अब तक हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 52 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व समस्या का कुछ हद तक समाधान करना करेक्ट है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्जाति, लिंग, हितों, विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, लेकिन इसमें व्याख्या भी पहले की कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें व्याख्या भी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों, उनकी संख्या, अनुपात, यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, और इस प्रणाली से सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, इसलिए व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्वाचन
क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या करती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ठीक है, बहुमत के शासन को, सरकार के स्थिरता को। इसके बाद देखते हैं इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे डिटेल से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना। जहां देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां यह महत्वहीन हो जाती है। राइट, इसके बाद देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन से। 55 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें देखते हैं क्रियाविधि के अनुसार। ठीक है, चुनाव में मतदान कम हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें कुछ कथन भी कह रहा है। कथन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पिछले पिछले लोकसभा चुनाव में की तुलना में इस बार लोकसभा में चुनाव में मतदान कम हुआ है। ठीक है, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव से अब की बार मतदान कम हुआ है। अब क्रियाविधि में क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव पर पुनः करवाने की घोषणा करना चाहिए। ऐसा नहीं है वोट पड़े तो चुनाव करवा देंगे। चुनाव आयोग को उन लोगों के मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? इलीगल है। आप वोट जबरदस्ती किसी से वोटिंग नहीं करा सकते। ठीक है, सिर्फ जागरूक करा सकते हैं, जागरूकता करा सकते हैं। वोट आप दीजिए, वोट देने का अधिकार सभी नागरिकों को है। ठीक है, यदि पिछले लोकसभा चुनाव में तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है तो विभिन्न कारण हो सकते हैं। मतदाताओं की उदासीनता, स्थानीय मौसम, अन्य कारक प्रभाव, मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अरुचि हो बढ़ना, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। वस्तुतः मतदान की एक निर्धारित दिन समय निर्धारित होता है। चुनाव प्रक्रिया अत्यधिक व्यवसाध्य भी होती है, तो इसलिए पहला अनुसरण नहीं करता है। बेवस मताधिकार की व्यवस्था की गई जिसमें चुनाव आयोग द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। चुनावों को समय मतदान के लिए जन जागरूकता द्वारा प्रेरित करना, यह हमने पहले बताया, और समुचित उपाय हो सकता है। यानी कि केवल आप जन जागरूकता के माध्यम से ही वोटिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3 है। अब आइए देखते हैं ये M3 है क्या चीज। ठीक है, संस्करण की बात करें, पारदर्शी व्यवस्था, आधिकारिक पुष्टि, निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक बार एग्जाम्स में यही VVPAT यानी कि वीवीपैट, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में समय मतदान के लिए वीवीपैट जो है ईवीएम का M2 और M3 संस्करण आयोग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 89 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। 16 अक्टूबर 1989 सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचनों की नियुक्ति हुई थी। अब वर्तमान में कुल 3 सदस्य हैं, 1 अक्टूबर 1993 में। चल अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 58 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के चुनाव आयोग सदस्य नहीं था, कौन? यहाँ पे NB लोहानी, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन नहीं था? NB लोहानी हो जाएंगे। ठीक है, वर्ष 2000 में डॉक्टर MS गिल, वर्ष 2000 में डॉक्टर MS गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे और TS कृष्णा मुरारी, GM लिंग 2 अन्य सदस्य थे। बाद में इसमें लिंग 2 कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन से। 59 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है, पहला, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। ठीक है,
क्या आप लोगों को ज्ञात है कौन थी? तो यहाँ पे रमा देवी का कार्यकाल आपको बताते हैं। सुकुमार सेन पहले ही निर्वाचन आयुक्त कर रखे हैं। ये 50 से लेकर के 58 तक थे और भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है वी.एस. रमा देवी। इनका कार्यकाल था 26 नवंबर 90 से 11 दिसंबर 90 तक। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे ज्ञात है कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था, इस तरीके से इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर पहला बताया तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं कौन सा नेशनल वोटर डे मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को यहाँ पे वोटर या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये मतदाताओं और युवाओं को यहाँ पे भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया है। अंतिम क्वेश्चन से है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है 25 जनवरी को। ठीक है, ये रहा आज निर्वाचन आयोग से संबंधित अंतिम टॉपिक। अगली यहाँ पे टॉपिक है महत्वपूर्ण राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है, कौन राज्य का दर्जा है, इस सब के बारे में राजनीतिक दलों का इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का ही एक अंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस विथ जी सर, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।